Hello everyone, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study Class 6, Subject History, Lesson number 9, Ancient Kingdoms of the South. So let's start for today's lecture. Now this topic we will divide into 6 subtopics. 9.1, the Chair, Pandya and Chola dynasties. 9.2, the Satvahana dynasty. 9.3, the Vakatak dynasty. 9.4, the Chalukya dynasty. 9.5, the Pallava dynasty. And 9.6, the Rashtrakuta dynasty. Let's see the first one. 9.1, the Chair, Pandya and Chola dynasties. Of the many dynasties in the South India, three are mentioned in the literature of those times. These are the Chair, Pandya and Chola dynasties. Now Chair, Pandya, Chola, Rajvansh. Dynasties means राजवंश. दक्षिण भारत के दक्षिण की प्राचीन राजसत्ताओं में से 3 राजसत्ताओं का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में आता है और वो कौन कौन से है? चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज. Now these dynasties were in power around the 4th century BCE or even before that. They find mention in the Ramayana and Mahabharata epics. They have also been mentioned in the Sangam literature in Tamil and in the inscription of the Maurya Emperor Ashoka. In the Periplus of the Erythraean Sea, Muziris is mentioned as an important port on the coast of Kerala. This port was in the Chair Kingdom and was a major center for the export of spices, pearls, precious stones, etc. to Rome in Italy and to other countries of the West. The Pandya Kingdom was a part of today's Tamil Nadu. There was a great demand for their high quality pearls. The capital of this kingdom was Madurai. The ancient kingdom of the Cholas occupied the region of तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु. नाउ इस लेसन में हम दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में, राजवंशों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो इन दैट फर्स्ट वन इज चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टी. ओके, सो ये जो राजसत्ताएं है, ये राजसत्ताएं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी अथवा उससे पहले से ही अस्तित्व में थी. इनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? रामायण महाभारत के महाकाव्यों में इनका उल्लेख किया गया है. तमिल भाषा के संगम साहित्य में इन 3 राजसत्ताओं का उल्लेख हमें मिलता है. मौर्य सम्राट जो था अशोक, उसके लेखों में भी उनका उल्लेख हमें मिलता है. ना अशोक के लेखों में जैसे कि उनका उल्लेख हमें मिलता है या होता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में मुजरिस, ओके, बंदरगाह है, उसका उल्लेख वहां पर दिया गया और इस बंदरगाह का केरल तट का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह बताया गया है. now ये बंदरगाह चेर राज्य में था. मुजरिस बंदरगाह से मसाले यानी कि स्पाइसेस जो है, देन मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का इटली के रोम और पश्चिम के अन्य देशों में निर्यात होता था. नव पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था. वहां के उत्कृष्ट श्रेणी के मोतियों की बहुत मांग थी. मदुराई पांड्य राज्य की राजधानी थी. मदुराई. ओके, प्राचीन चोलों का राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के प्रदेश में था. नाउ नेक्स्ट 9.2, the Satvahana dynasty. As in the north, after the decline of the Maurya Empire, the local kings in Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka also became interdependent. They established small kingdoms of their own. Of these was Satvahana dynasty. Now मौर्य सम्राट का जो राज होने के पश्चात उत्तर भारत में भारत की भांति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में
जो स्थानीय राजा स्वतंत्र बने उन्होंने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। उनमें से एक था सातवाहना डायनेस्टी मीन्स सातवाहन राजवंश। प्रतिष्ठान और द प्रेजेंट डे पैटर्न इन महाराष्ट्र वॉज देयर कैपिटल। नाउ अभी महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पैटर्न राइट नामक जो स्थान है तो उस वक्त उसका नाम प्रतिष्ठान था। ओके प्रतिष्ठान और प्रेजेंट डे पैटर्न इन महाराष्ट्र वॉज देयर कैपिटल। सो उनकी राजधानी थी सातवाहना डायनेस्टी की। नाउ किंग सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। किंग सिमुक ये उनका फाउंडर था। द इंस्क्रिप्शन इन द नानेघाट caves near Junnar in Pune district were the names of the important persons of this dynasty. Some of the Satvahana kings were known to write their mother's name before their own. For example, Gautamiputra Satakarni. Now सातवाहना जो राजवंश है राइट सो प्रतिष्ठान ये उनकी राजधानी थी। राजा सेमुक उनका संस्थापक था उस राजवंश का। ना पुणे जिले के जुन्नर के सम्मुख नानेघाट की जो गुफाएं हैं इन गुफाओं में उकेरे गए लेखों में इन राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पाए जाते हैं। और कुछ सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपने मदर का नाम अपने माँ का नाम लिखते थे, जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी। नाउ सतकर्णी ये राजा का नाम है और गौतमी उसके मदर का नाम है। सो गौतमीपुत्र पुत्र मीन्स सन गौतमीपुत्र सतकर्णी ऐसे ये नाम अपना लिखवाते थे या बोलते थे। नाउ नेक्स्ट ऑफ द सतवाहना किंग्स गौतमीपुत्र सतकर्णी इज particularly well known. A stone inscription in a cave at Nashik describes his deeds of valor. He had defeated the Shaka king Nehpana. He is described as Trisamudra Toyapit Vahan. Toya means water. The title means one whose horses have drunk the water of three seas. The three seas are Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean. During his reign, the empire of Satvahana extended from the river Narmada in the north to the Tungabhadra river in the south. Okay, now सातवाहना राजवंश में जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, सतकर्णी राजा वो विशेष प्रख्यात था राइट। उसके पराक्रम का वर्णन नासिक की गुफाओं में उकेरे हुए लेखों में किया गया है। ना उसने शक राजा नहपाना को पराजित किया था। नासिक के लेख में गौतमीपुत्र का जो उल्लेख है वो कैसे किया गया है? सो ट्री समुद्रा टोयापिट वहाना। नाउ यहाँ पे जो टाइटल उसको दिया गया है ओके। नाउ टोया मीन्स वाटर ओके। नाउ थ्री मीन्स तीन समुद्र का पानी राइट। थ्री समुद्रा मीन्स समुंदर, तीन समुंदर। टोया मीन्स वाटर पानी राइट। पीट वाहन सो तीन समुंदर का पानी। त्रि समुद्र टोयापीट वाहन के रूप में उसका उल्लेख किया गया है ना। टोया मीन्स जल और घोड़े राजा के वाहन है ओके। ऊपरी पदवी का अर्थ होता है जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्र का या समुद्र का पानी पिया है ना। ये तीन समुद्र कौन से है? सो यहाँ पर हमें पता है इंडिया में राइट। थ्री सीज आर देयर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन ओके। अरेबियन सी अरब सागर हमें पता है, बंगाल की खाड़ी पता है, देन हिंद महासागर। सो ये तीन समुद्र। उसके कार्यकाल में सातवाहनों का साम्राज्य उत्तर में नर्मदा नदी से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। नाउ द फेमस पोएटिक वर्क गाथा सप्तशती in Maharashtra, a Prakrit language, was composed by Satvahana king Hala. This work provides information about the life of people during the Satvahana period. Now, हल नाम का जो सातवाहना राजा था सो उसकी गाथा सप्तशती ओके। ये जो ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में है, महाराष्ट्री में रचित है ओके। नाउ इस ग्रंथ में सातवाहनों के समय के जनजीवन की जानकारी हमें मिलती है। नाउ इंडियन ट्रेड इंक्रीज ग्रेटली ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। पैठन, थेर, बोकरदन, कोल्हापुर वर recognized as important centers of trade. During this period, many artistic objects were produced at these places. Indian goods were exported as far as Rome,
some of the सातवाहना coins carry. Okay. Now सातवाहना कालखंड में भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई. महाराष्ट्र के पैठण, तेर, गोकर्धन, कोल्हापुर को व्यापारिक केंद्र के रूप में विशेष महत्व प्राप्त हुआ. इस कालखंड में वह असंख्य कला वस्तुओं का उत्पादन होने लगा. नौ भारतीय माल का निर्यात रोम तक होता था. ओके, सो भारत की चीजें रोम तक जाती थी, उनका निर्यात होता था. अब कुछ सातवाहना जो जहाज है, सो उन जहाजों पर जो प्रतिमाएं अंकित है, जो चित्र है, राइट, पिक्चर्स है, सो उससे हमें इस ट्रेड्स के बारे में इस व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ सातवाहना कॉइन विथ शिप इमेज. यहाँ पर है, ये कॉइन है, यहाँ पर इस पे शिप का पिक्चर है, इमेज है. द केव स्कल्पचर एट अजंता, नाशिक, काल्ला, भाजे, कन्हेरी, जुन्नर were carved during the सातवाहना पीरियड. ओके, नाउ महाराष्ट्र के अजिंठा, राइट, अजंता जो है, नाशिक, कार्ले, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर की जो गुफा है, उस गुफाओं में इसका खनन सातवाहन के समय में किया गया था. उनके पीरियड में उसका खनन किया गया था. ओके, ये आप देख सकते हैं, कार्ला. ओके, नाउ नेक्स्ट 9.3 द वकाटक डायनेस्टी. जो नेक्स्ट राजवंश डायनेस्टी है वो है वकाटक. The power of the Satavahanas began to weaken by the 3rd century CE. Among the dynasties that emerged after that, the Vakatak was powerful dynasty. It was founded by the king Vindhyashakti. He was succeeded by Pravasen first. After his death, the kingdom of Vakatak got divided. There were two main branches. The capital of the first was Nandivardhan near Nagpur, and the capital of other branch was Vasagul, which is today's Washim. Pravarsen first, son of Vindhyashakti, extended the Vakatak kingdom in the north up to Malwa and Gujarat in the south up to Kolhapur. At that time, Kolhapur was known as Kuntal. We have read that the Gupta Emperor Chandragupta II had married his daughter Prabhavati to Rudrasen II, the Vakatak king. Okay, now Varahadev, a minister of the Vakatak king Harisen, was a follower of Buddhism. Cave number 16 at Ajanta was dug at his instance. Some other caves at Ajanta were dug and beautified with paintings during Harisen's reign. The Vakatak king Pravarsen II composed Setubandh in Maharashtra, a Prakrit language. Similarly, Kalidasa's Meghdad also belongs to this period. Okay, now the Vakatak dynasty. इस राजवंश के बारे में ना सन 3री शताब्दी के प्रारंभ में सातवाहना की सत्ता क्षीण हो गई, मीन्स वीकन हो गई. ना सातवाहना के बाद में जिन राजसत्ताओं का उदय हुआ उसमें एक था वकाटक डायनेस्टी. ये प्रभावशाली सामर्थ्यशाली राजवंश था. वकाटक राजवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था विंध्यशक्ति. नव विंध्यशक्ति के बाद में प्रवरसेन प्रथम राजा बना. नव प्रवरसेन के बाद में वकाटक का राज्य बट गया. ओके, 2 ब्रांचेस में शाखाओं में, सो डिवाइड हो गया. सो उसमें प्रथम जो शाखा थी उसकी जो राजधानी थी, कैपिटल था, वो था नंदीवर्धन, जो कि नागपुर के समीप है. और दूसरी जो शाखा थी, ब्रांच था, उसकी राजधानी थी वत्सकुल, अर्थात वर्तमान का जो वाशिम है वो. सो विंध्यशक्ति के बेटे प्रवरसेन प्रथम ने वकाटक साम्राज्य का विस्तार किया. उसके कार्यकाल में वकाटक का साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात प्रदेश से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक फैला हुआ था. उस समय कोल्हापुर का नाम कुंतल था. कोल्हापुर ये कुंतल नाम से जाना जाता था. गुप्त सम्राट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसकी बेटी प्रभावती, हमने प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, राइट. सो उसका विवाह वकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ था. यह जानकारी हमें इससे पूर्व प्राप्त होती है. वकाटक राजा जो हरिसेन है, हरिसेन का वरादेव नामक मंत्री था. वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था. अजंता की जो गुफा है उसमें 16 नंबर का जो गुफा है वहां पर उसका खनन उसने करवाया था.
नाउ अजिंठा की अन्य कुछ गुफाओं में खुदाई तथा उन गुफाओं के चित्रों से सुशोभित करने का कार्य हरिसेन के कार्यकाल में ही हुआ था। नाउ हरिसेन मेघदूत, okay, now similarly Kalidasa's Meghdut also belong to this period. ओके सो उसने सेतुबंध नाम का एक ग्रंथ भी लिखा हुआ था और उसी टाइम पीरियड में कालिदास द्वारा जो मेघदूत ये काव्य जो लिखा गया था वो उसकी रचना भी इसी कालखंड में हुई थी। नाउ नेक्स्ट 9.4 The Chalukya dynasty. The Chalukya dynasty in Karnataka was a powerful one. The kingdoms of Kadamba, Kalachuri had become powerful after the decline of the Vakatak, but the Chalukya kings established their dominance over all of them. Pulkeshi first established the rule and Chalukya dynasty in the 6th century CE. His capital was Badami, which was earlier called Vatapi. The Chalukya king Pulkeshi II had successfully repulsed Emperor Harshavardhan's invasion. The famous temples at Badami, Ahole, and Pattadakal were built during the Chalukya period. Now Chalukya राजवंश उसके बाद में है, right? So Chalukya dynasty in Karnataka. ये कहाँ थी? कर्नाटक में पावरफुल था। The kingdom of Kadamba, Kalachuri had become powerful after the decline of Vakatak. Vakatak के बारे में अभी हमने उस राजवंश के बारे में पढ़ा। So उसके राज के बाद में चालुक्य डायनेस्टी आई, राइट? परंतु इन सभी पर चालुक्य राजाओं ने वर्चस्व प्रस्थापित किया और 6ठी शताब्दी में पुलकेशी, राइट, प्रथम उसने चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी। कर्नाटक में बदामी ये उसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। बदामी का नाम वाटपी था, ओके, प्राचीन नाम वाटपी था। चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन के आक्रमण को विफल किया था। अब बदामी, ऐहोले, पट्टडकल में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चालुक्य राजाओं के कार्यकाल में हुआ था। यह हम पिक्चर में देख सकते हैं, द टेम्पल एट पट्टडकल, इतना बड़ा टेम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट 9.5 द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव राजवंश। द पल्लवास वर ऑल्सो पावरफुल डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये भी एक प्रभावशाली, शक्तिशाली ऐसी राजसत्ता थी, पल्लवा डायनेस्टी। तमिलनाडु की कांचीपुरम नगरी उनकी राजधानी थी। Okay. Now Mahendravarman was an able Pallava ruler. Mahendravarman ये एक पराक्रमी ऐसा पल्लव राजा था। He expanded the Pallava kingdom और उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। He was also a playwright. वह स्वयं एक नाटककार था। His son Narsimhavarman repulsed the attack on his kingdom by the Chalukya king Pulkeshi II. The famous Ratha temples of Mahabalipuram were sculpted during his reign. These temples have been sculpted in single rock. Okay. Now Mahendravarman ये पल्लव राजा था, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वह स्वयं एक नाटककार था। महेंद्रवर्मन के बेटे नरसिंहवर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के आक्रमण को विफल कर दिया था। उसके कार्यकाल में महाबलीपुरम में प्रसिद्ध रथ मंदिरों की खुदाई की गई थी। ये रथ मंदिर अखंड पत्थर में खोदे गए थे, यहाँ पर दिया है। Now next, the Pallavas had a powerful and well-equipped navy. During this period, India came in close contact with the countries of Southeast Asia. Internal and foreign trade flourished. Yuanzhong had visited Kanchi and recorded that people of all religions received tolerant and just treatment under the rule of the Pallava kings. Okay, now Pallav राजाओं की जो जल सेना थी, राइट, नेवी,
वो एकदम सुसज्ज, शक्तिशाली और सुसज्ज ऐसी थी। उनके कार्यकाल में भारत का जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में निकट संबंध प्रस्थापित हुआ। देश का भीतरी और बाहरी व्यापार समृद्ध हुआ। नाउ यॉन शोंग ये कांची में आया था। उसने कहा था कि पल्लव राजाओं के राज्य में सभी धर्मों के लोगों के साथ में सहिष्णुता और न्याय का व्यवहार किया जाता है। Now next 9.6, the Rashtrakut dynasty. At the height of their power, the dominion of the Rashtrakut dynasty extended from the Vindhya mountain up to Kanyakumari in the south. Their power was first established in Maharashtra by King Dantidur. Krishna Raja first had the famous Kailash temple carved at Ellora. ओके, नाउ राष्ट्रकूट डायनेस्टी ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट राजवंश है राष्ट्रकूट। नाउ राष्ट्रकूट राजवंश के संपन्न कालखंड में उनकी जो सत्ता है विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, जो भारत का लास्ट है राइट, कन्याकुमारी, सो वहां तक उनकी जो सत्ता है वो फैली हुई थी। नाउ दंती दुर्ग राजा ने राष्ट्रकूटों की सत्ता पहले महाराष्ट्र में स्थापित की थी, दंती दुर्ग ने। और राजा कृष्ण प्रथम ने वेरुल एलोरा जो है वहां के प्रख्यात कैलाश मंदिर की खुदाई करवाई थी। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, वेरुल। ओके, अप टू नाउ वी हैव लर्न्ड अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज दैट रूल्ड एंशिएंट इंडिया। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल रिव्यू द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। सो अब तक हमने मुख्य रूप से प्राचीन भारत की विभिन्न जो राजनीतिक सत्ता है, अलग अलग सत्ताएं हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, जैसे कि द चेर, पांड्या, चोला डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, वकाटक, देन चालुक्य डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी और लास्ट हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट डायनेस्टी। सो इन सभी डायनेस्टीज के बारे में, राजवंश के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। So today we learned our 9 number lesson, Ancient Kingdoms of the South. I hope you all understood this lesson. क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन so you'll get the notification of the new video. This is all for today's lecture. Thank you.